प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा के विज्ञान के 7वें चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय के छठे लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम मानव हार्मोन्स और अंतःस्रावी ग्रंथियों और उनके विभिन्न कार्यों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे शरीर के अंदर जो है बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं और उन ग्रंथियों से जो है अलग अलग हार्मोन्स जो है वो स्रावित होते हैं। ओके, और उनके अलग अलग कार्य हैं, तो उनको हम एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पीयूष ग्रंथि की। पीयूष ग्रंथि जैसे हमने मानव मस्तिष्क का जो स्ट्रक्चर पढ़ा था उस टाइम भी पढ़ी थी, इसलिए इसको चित्र को मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। अब देखिए कि मानव मस्तिष्क के अंदर जो है यहाँ पर क्या होती है, पीयूष ग्रंथि होती है। ओके, और यहाँ पर पीयूष ग्रंथि होती है और पीयूष ग्रंथि से जो है वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ओके, और वृद्धि हार्मोन क्या करता है कि हमारे शरीर की जो अस्थियां हैं, पेशियां हैं, उनका विकास करता है। इसके अलावा पीयूष ग्रंथि और क्या काम करती है कि जैसे अभी जस्ट पहले मैंने आपको हमारे शरीर के अंदर दिखाया था कि बहुत सारी ग्रंथियां होती है, तो सभी अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है उनको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? पीयूष ग्रंथि करती है। ठीक, इसी वजह से जो है पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कह देते हैं। पीयूष ग्रंथि को क्या कह देते हैं? मास्टर ग्रंथि। ओके, अब देखिए उसके नीचे आपको यहां पर जस्ट इससे थोड़ा सा ऊपर हाइपोथैलेमस दिखाई दे रहा है। ठीक, अब हाइपोथैलेमस में से एक विशेष टाइप का हार्मोन निकलता है जिसको हम कहते हैं मोचक हार्मोन। क्या कहते हैं? मोचक हार्मोन। अब ये मोचक हार्मोन क्या करते हैं कि ये पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल करते हैं। ठीक, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। ठीक, तो इस वजह से हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। हाइपोथैलेमस को हम क्या कह देते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। ओके, अब देखिए पीयूष ग्रंथि क्या करेगी कि शरीर की बाकी जो ग्रंथियां हैं उनको नियंत्रित करेगी, इसलिए मास्टर ग्रंथि है। ठीक, और पीयूष ग्रंथि को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस करता है, इसलिए हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी कह देते हैं। ठीक, अब पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वृद्धि हार्मोन, अगर उसमें असंतुलन हो जाए तो क्या हो सकता है? अगर उसमें असंतुलन हो जाए तो या तो आदमी बहुत लंबा हो जाएगा या फिर वो बौना रह जाएगा। ओके, अब देखिए कि आगे हम बात करते हैं। जैसे ये तो हम पढ़ चुके हैं पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये चाहे लेडीज में हो चाहे जेंट्स में चाहे लेडीज में हो, सेम रहती है। ओके, तो अब हम बात करते हैं थायराइड या अवटु ग्रंथि की। पहले तो इसकी पोजीशन बता दो कि कहां पर होती है शरीर में। कि ये श्वास नली के पार्श्व तल पर, यहां पर अधर में। ओके, स्वर तंत्र के बिल्कुल नजदीक होती है। ओके, और इसमें से जो हार्मोन स्रावित होता है अगर वो अनियंत्रित हो जाए, ठीक है, तो गलगंड या गॉइटर नाम का रोग हो जाता है, जिससे गर्दन जो है वो सूज जाती है, गर्दन सूजी हुई दिखाई देती है। ठीक, और ये जो हार्मोन रिलीज करता है थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक, तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है इसके अलावा हमारा शरीर में क्या काम करता है? जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होती है, वसा होती है, उन सभी का उपापचय जो है वो थायराइड ग्रंथि द्वारा रिलीज थायरोक्सिन हार्मोन द्वारा ही होता है। तो ये शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक, और थायरोक्सिन हार्मोन के लिए क्या जरूरी होता है? आयोडीन आवश्यक है। ठीक, तो अगर आयोडीन की कमी हो जाए शरीर के अंदर तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है उसकी
उसका संतुलन बिगड़ जाएगा और घेंगा या गाइटर या गलगंड रोग जो है वो हो जाता है। ओके, तो आयोडीन की कमी पूरी करने के लिए जो है हमें आयोडीन युक्त नमक जो है वो खाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि या ऑटो ग्रंथि जो है उसके बारे में मैंने जो अभी तक पढ़ाया है वो नोट्स में से आप रीड कर सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से। ओके, या स्क्रीन को पॉज करके आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। जो मैंने समझाया सेम टू सेम वही चीज लिखी हुई है यहाँ पर। ओके, अब उसके बाद आता है थाइमस ग्रंथि। अब ये देखिए कि थाइमस ग्रंथि कहाँ होती है, पहले तो शरीर में ये बता दीजिए कि ये वक्स जो है हमारा जो छाती है यहाँ पर पाई जाती है। ठीक, और इसमें थाइमोसिन, जैसे इसी के नाम से मिलता जुलता है, थाइमोसिन हार्मोन जो है यहाँ से रिलीज होता है। और थाइमोसिन हार्मोन जो है, थाइमोसिन हार्मोन जो है इसका काम क्या है कि हमारे शरीर की जो है जो प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है, रोगों से लड़ने का जो तंत्र होता है उसको सक्षम बनाता है, उसका पूर्ण विकास करता है, जिससे हमारा शरीर जो है रोगाणुओं से लड़ने में सक्षम हो जाता है। लेकिन अगर ये ग्रंथि ज्यादा सक्रिय हो जाए तो टॉन्सिल जो है वो बढ़ जाता है, जिससे टॉन्सिलाइटिस रोग जो है शरीर के अंदर हो जाता है। ओके, अब उसके बाद हम बात करते हैं अग्नाशय की। ये आपने पाचन तंत्र के अंदर भी अग्नाशय पढ़ा है, सेम टू सेम वही चीज है, नई नहीं है। अब उस अग्नाशय का जो है यहाँ पर हम फंक्शन अलग पढ़ेंगे, इसका कार्य अलग पढ़ेंगे कि अग्नाशय जो है वो इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करता है। किसका करता है? इंसुलिन का। अभी इंसुलिन क्या करता है, जो शरीर के अंदर शुगर जो होती है, शर्करा जो होती है, उसकी मात्रा को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर इंसुलिन हार्मोन सही मात्रा में स्रावित नहीं होता तो रक्त की जो शुगर है वो बढ़ या घट सकती है, जिससे जो है कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह यानी डायबिटीज रोग हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि आगे ये वक्रिक आपको दिखाई दे रहे हैं रेड कलर के, सॉरी हाँ वक्रिक गुर्दे जो है आपको दिखाई दे रहे हैं, किडनी जो आपको दिखाई दे रहे हैं। इस किडनी के ऊपर जो है वो अतिवक्रिक ग्रंथि है, जिसको हम एड्रिनल ग्रंथि भी कह देते हैं, और ये एड्रिनल हार्मोन जो है वो स्रावित करती है। अब एड्रिनल हार्मोन का काम क्या है कि ये हार्मोन सीधे ब्लड के अंदर चले जाते हैं, खून में चले जाते हैं, और जो लक्ष्य अंग है वहां तक पहुंचते हैं। और अगर किसी टाइप का संकट आता है बॉडी पे तो उस समय जो हृदय की धड़कन जो तेज हो जाती है, ठीक, और हमारे शरीर की जो पेशियां हैं उसको तेजी से ऑक्सीजन की पूर्ति की जाती है, वो सारे इसी एड्रिनल हार्मोन के द्वारा ही होती है। ओके, तो इससे जो है श्वसन दर भी जो है वो बढ़ जाती है। क्लियर? तो अग्नाशय और एड्रिनल ग्रंथि के बारे में जो है जो मैंने पढ़ाया उसको आप यहाँ स्क्रीन से नोट कर सकते हैं। ओके, वही आगे बढ़। तो अभी तक जो मैंने ग्रंथियां आपको पढ़ाई है वो नर और मादा दोनों के शरीर में बिल्कुल सेम होती है, कोई अंतर नहीं है। अब जो है यहाँ पर दो ग्रंथियां पढ़ाएंगे जो नर में अलग होती है और मादा में अलग है। तो यहाँ पर है वृषण। वृषण जो ग्रंथि है वो ये है टेस्टोस्टेरॉन नाम का जो एक हार्मोन स्रावित करती है। और ये हार्मोन क्या करता है कि जो नर लैंगिक अंग जो होते हैं उनका विकास करता है, और दूसरे लैंगिक लक्षणों को जो है उसका विकास करता है। और जैसे मान लीजिए कि किशोरावस्था के दौरान जो है लड़कों में दाढ़ी मूछ आ जाना, ठीक है, इस टाइप का जो विकास करना है वो किसका काम है? वृषण से स्रावित
टेस्टोस्टेरोन अंगों का है, हार्मोन का है। और इसी तरह से स्त्रियों में जो अंडाशय नाम की एक ग्रंथि होती है, वहां से एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन जो है वो स्रावित होता है। ये मादा जनन अंगों का विकास करता है, ठीक। और दूसरे जो लैंगिक लक्षण है, जैसे स्तन या दुग्ध ग्रंथियां जो है उनका विकास होता है। और इसी तरह से जो है बाकी मैंने यहाँ पर नोट्स में लिखा हुआ, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो अब देखिए कि जितनी भी ग्रंथियां और हार्मोन मैंने यहाँ पर बताए हैं, उनके ग्रंथियां और जो उनसे स्रावित हार्मोन है और उनके कार्य हैं, कुछ मैंने एक्स्ट्रा भी लिखे हुए हैं जो मैंने पढ़ाए हैं उससे, ठीक है। तो ये आप सारे जो है यहाँ से समराइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपकी सुविधा के लिए टेबल बना दी है, और जो यहाँ नोट्स में जो डिटेल में मैंने यहाँ पर लिखा है वैसे तो सफिशिएंट है, फिर भी आपको लगता है कि कुछ टेबल में एक्स्ट्रा, तो यहाँ से आप टेबल से उठा करके इसमें डाल सकते हैं। ओके, अब आगे हम बात करते हैं हार्मोन की क्रियाविधि की, कि हार्मोन जो किस तरह से काम करता है। ये फीडबैक क्रियाविधि इसको हम कहते हैं, उसके द्वारा काम करता है। कि फीडबैक का जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि अगर मान लीजिए कि ब्लड के अंदर शुगर बढ़ गई है, शर्करा बढ़ गई है, ठीक, तो इसकी सूचना जो है कहां तक पहुंचेगी? अग्नाशय तक पहुंचेगी। अग्नाशय क्या करेगा? इंसुलिन हार्मोन को स्राव कर देगा, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन क्या करेगा? शर्करा को बढ़ने से रोकेगा, ठीक। और अगर शर्करा की मात्रा घट गई जितनी बॉडी को चाहिए, तो इसका जो वापस फीडबैक है, इसका जो पुनर्वर्णन जो है, इसका मैसेज अग्नाशय तक पहुंच जाएगा। और अग्नाशय क्या करेगा? आगे इंसुलिन नहीं बनाएगा, ठीक है। और जैसे अगर हम इसको दोबारा रिपीट करें कि मान लीजिए शरीर में शुगर की मात्रा कम होगी, शुगर की मात्रा बढ़ गई है, तो अग्नाशय क्या करेगा? इंसुलिन स्रावित कर देगा, और स्रावित करता रहेगा। और जब इसकी मात्रा घट जाएगी तो फीडबैक कहाँ जाएगी? अग्नाशय तक जाएगी। अग्नाशय फिर आगे जो है इंसुलिन बनाना बंद कर देगा, ओके। और फिर अगर घट गई तो फिर अगर बढ़ गई तो फिर वही काम शुरू हो जाएगा, ओके। अब लास्ट में आता है कि कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है वो द्वैती कार्य करती, द्वैती मतलब डबल काम करती है, डबल रोल है उसका। फॉर एग्जाम्पल जैसे अग्नाशय है, वृषण है, अंडाशय है, ये डबल काम करती है, अर्थात हार्मोन भी स्रावित करती है, इसके साथ साथ अन्य कुछ रस भी स्रावित करती है। जैसे अग्नाशय का आपने पढ़ा कि पाचक रस स्रावित करती है, जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं, जैसे हमने पाचन तंत्र के अंदर पढ़ा था। इसके साथ साथ यह इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागॉन हार्मोन, ये दोनों शुगर को कंट्रोल करने वाले हार्मोन है, ठीक है, जो रुधिर के अंदर ग्लूकोज को नियंत्रित करते हैं, ठीक। तो यहाँ देखिए हो गया ना डबल काम, कि अग्नाशय का काम क्या होगा? भोजन को पचाने के लिए तो पाचक रस स्रावित करना, और इसी तरह से ग्लूकोज को या शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित करना। इसी तरह से वृषण और अंडाशय क्या करते हैं? शुक्राणु और अंडाणु उत्पन्न करते हैं। साथ के साथ जो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे हार्मोन भी स्रावित करते हैं, तो कुछ अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं वो डबल काम करती हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। और यहाँ जितने भी एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चंस हैं, लगभग मैंने यहाँ पर नोट्स के बीच में ही समेटने की कोशिश की है उनको, ठीक है। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके डाल दीजिएगा, जो मेरे से बन पड़ेगा मैं आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।